हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 10वीं कक्षा का जो गणित विषय है, इसका मॉडल पेपर हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 से जो 11 तक है, जो 3 अंक वाले प्रश्न है ना, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, हम जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षा जो है आपका बोर्ड परीक्षा, उसमें बहुत आपको मदद मिलेगा। तो पहले भी 2 वीडियो हम डाल अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें बच्चों तो वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर आपका जो 14 है, ठीक है। गणितीय कथनों की जांच वाले जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चिन्ह है उसका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि ये वाला जो चिन्ह है आपको सबको पता है कि ये जो है बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। जो 2 लाइन रहता है उसको हम बराबर का चिन्ह कहते हैं, ये वाला ऐसे वाले चिन्ह को। और ये जो बच्चों, ये जो है ना, इसको अपन छोटा का चिन्ह बोलते हैं और इसको जो है बड़ा का चिन्ह बोलते हैं। क्लियर है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा याद रखना बच्चों, अगर जिस साइड मुंह खुला रहेगा है ना, जैसे कि ये खुला रहेगा, ठीक है, उसको अपन बड़ा साइज बोलते हैं और इसके पीछे साइड को छोटा बोलेंगे। जैसे कि ये वाला साइज क्या होगा बच्चों, छोटा साइज होता है। ये वाला जो साइड है वो छोटा साइज हो, छोटा हो कहलाएगा, और ये वाला जो ओपन रहेगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, छोटा है इसके लिए, ठीक है। और ये वाला क्या है बच्चों, बड़ा है। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर जो चिन्ह है, जो 3 डॉटेड है, जो सीधा रूप में है ना, ऊपर नीचे करके, यहाँ पर जो 3 डॉटेड बच्चों उसको इसलिए पढ़ते हैं। और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा कर देंगे बच्चों, उसको उल्टा कर देंगे, ये भी 3 डॉट है लेकिन उल्टा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, चूंकि कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर छठवा जो है, यहाँ पर जो है बच्चों बराबर का चिन्ह है जिसमें ऐसा कट का निशान है, ठीक है। ये बराबर होता है और बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये है उल्टा ए, ठीक है बच्चों। सीधा ये ऐसा बनता है, इसको अगर हम उल्टा ए बना देंगे तो इसका मतलब ये होता है सभी के लिए या प्रत्येक के लिए होता है। क्लियर है। आठवां है, देखो ई के जैसे दिखने वाला है ना, ऐसा सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों, बिलोंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, का अवयव है ना, टू बिलोंग्स बोलते हैं, है ना। क्लियर है। नौवां है, जो ई है उसमें से कट का निशान लगा है, मतलब वो अवयव नहीं है। जब ऐसे कट का निशान लगता है मतलब बच्चों नहीं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, जो 10वां नंबर है, इसका जो चिन्ह है बच्चों, ये चिन्ह जो है इसको हम पढ़ते हैं समरूप पढ़ते हैं, ठीक है। 11वां है, देखो बराबर के ऊपर में जब समरूप का चिन्ह लग जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों सर्वांग सम बोलते हैं। क्लियर। जो 12वां नंबर है, क्या है बच्चों, ऐसा जो चिन्ह है एरो का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों अंतर्भाव, इंगित करता है। क्लियर है। 13 है, आप सभी भली भांति इससे परिचित है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, समानांतर, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये बच्चों, ये गणितीय कथनों की जो जांच वाली जो चैप्टर है, इसमें जो कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, कुछ चिन्ह हैं, इसको आपको जानकारी रहना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सब सिंबल का यूज होता है। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्या बोल रहे हैं। सॉरी, चलो आ जाएगा इसमें में, ठीक। अब देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है बोल रहे हैं।
ठीक है, ध्यान समझिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिकली बच्चों पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक बच्चों नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण धन अंक है ना, पूरा अंक, पूर्ण मतलब पूरा अंक। क्लियर है। अब बच्चों पूर्णांक क्या क्या होता है ना, यहाँ पर जीरो भी एक पूर्णांक है, इधर -1 -2 इधर -3 ऐसा चलता जाएगा, इधर 1 ठीक है 2 3 3 है ना, ऐसे चलते जाएगा। मतलब ये सभी क्या है बच्चों पूर्णांक है, आधा अंक है क्या, नहीं। ठीक है, मतलब ये क्या है बच्चों, ये पूर्णांक है। क्लियर है। और है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर। इंटीजर, इसलिए इंग्लिश नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है ना। आई फॉर इंटीजर, कहीं जगह बच्चों क्वेश्चन को जिससे डील करेंगे तो उसमें आई लिखे रहेगा, तो आई का मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है ना। जितने भी इंटीजर सब बच्चों होते हैं बच्चों, वो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, है ना, मतलब बिना दशमलव वाले संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, बिना दशमलव वाले संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और शून्य भी होता है। क्लियर है, पूर्णांक ये होता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर एक विषम पूर्णांक बोल रहे, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब क्या समझ रहे बच्चों, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है ना। 1 3 5 7 क्या है, ये सब विषम पूर्णांक संख्या है। क्लियर है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए इसको डील करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर माना हल करते हैं। माना मान लेते हैं बच्चों कि P एक विषम पूर्णांक है। P क्या है बच्चों, एक विषम पूर्णांक है। तब जब P एक विषम पूर्णांक है, ठीक, तो हम P बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2m+1 लिख सकते हैं। अभी सर ये 2m+1 कहाँ से आ गया, अब देखिए ध्यान से। जैसे कि मैं बोल दूं 5, 5 क्या है, विषम संख्या है बच्चों। इसको मैं 4+1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये जो 2 है, मतलब हर विषम संख्या में बनाने के लिए उसमें 2 का गुना रहता ही है। ठीक है। अब ये जो 3 है क्या बच्चों, पूर्णांक संख्या है। 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है। मतलब इसको मैं इसी फॉर्म में लिखा हूँ, देखो 2, 3 की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ भाई, m लिख दे रहा हूँ +1। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, m बेसिकली क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है। क्लियर है बच्चों, है ना, एक इंटीजर संख्या है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। अब मान लिया बच्चों हमने क्या है, माना P एक पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या है, तब P इक्वल टू क्या है, 2m+1 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, जो कि है ना, जितने भी m है, सभी m, सभी के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, उल्टा एक, है ना, सभी के लिए या प्रत्येक के लिए, है ना, सभी m के लिए, है ना, जो होगा बच्चों वो बिलोंग्स करेगा, है ना, का अवयव है i। ठीक है, मतलब जितने भी m रहेंगे, सभी m जो है वो कहाँ, उसका अवयव क्या रहेगा बच्चों, इंटीजर है ना। मतलब जो m रहेगा वो क्या, मैंने बताया बच्चों, m क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, m क्या है, पूर्णांक की संख्या है। ठीक है, तो एक i का मतलब होता है इंटीजर, i का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। क्लियर है। और m क्या है बच्चों, m जो होगा, और देखो ये जो e के जैसे दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, का अवयव है। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बिलोंग्स टू, है ना, तो बिलोंग्स टू मतलब m कहाँ बिलोंग करता है बच्चों, i पर बिलोंग करता है। जितने भी m हैं, जितने भी m हैं वो बिलोंग करता है i पर। ठीक है, मतलब इंटीजर है वो। क्लियर है। तो इस तरह से ये हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो P इक्वल टू 2m+1 एक विषम पूर्णांक है, जो कि जितने सभी या प्रत्येक या सभी m एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये हो। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 2k+7 बराबर विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों, विषम पूर्णांक मतलब हमें p के इक्वल करना है। विषम पूर्णांक माने ना आपने। क्लियर है। चलिए
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, हमें क्या दिया है ना, हमें दिया है 2k + 7। इसको अगर हम तोड़ेंगे बच्चों, है ना, हमेशा देखो विषम संख्या के लिए हमेशा जो इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों तो +1 बचता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दिया 7, तो 6 + 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2k प्लस, इसको मैं क्या तोड़ूंगा बच्चों, 6 + 1 में तोड़ दिया, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर 2k + 3 बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। अगर गौर करेंगे बच्चों तो कुछ इसी फॉर्मेट में जैसे दिख रहा है 2m + 1 के फॉर्म में, मतलब इतने वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, m मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी इतने पार्ट को मैं अगर m मान लिया, माना m बराबर k + 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2m + 1 हो जाएगा, और जो कि m क्या है बच्चों, m क्या है, ऑल m, है ना, सभी m बिलोंग्स टू i, है ना, जितने भी m है वो सभी के सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और k + 3 क्या बच्चों, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पर k का मान आप कुछ भी रखो, k भी एक पूर्णांक संख्या बोल रहे हैं, है ना। अब -1 भी रख दो, -1 रखोगे बच्चों तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, मतलब विषम संख्या ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और इस 2m + 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2m + 1 को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और यही तो हमें लाना था क्या, 2k + 7 = p, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध करने का लिखे 2k + 7 = विषम पूर्णांक बराबर p, है ना, मतलब सब बराबर है ना p, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, ऐसे प्रश्न एक पेपर आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा ही, ऐसे प्रश्न आता ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं बच्चों, 2k + 7 की जगह 11 दे देगा, ठीक है, 13 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, क्लियर है ना। आपको जैसे मान लो यहाँ पर 2k + 13 दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2k + 12 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर 2k + 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, k प्लस क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, k + 6 बचेगा, और k + 6 को आप m मान लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको सेम यही प्रोसेस में हल हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, √7 + √7 + √7 + √7 ऐसे चलते जा रहा है, को हल कीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न बच्चों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, ठीक। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए देखो बच्चों, मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या है बच्चों, x बराबर है आपका √7 + √7 + √7 + √7 चलते जा रहा है बच्चों, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं सेम चीजें, ठीक है, रिपीट हो रहा है। अगर आप x बराबर इतने इस चीज को पूरा x मान रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या मैं इसको x = ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √7 प्लस, अब इतने चीज को आपने तो x ही माने है ना, x ही मान रहे हैं इतने सब चीजों को, तो इतने चीजों को x मान रहे हैं, मतलब सेम चीजें हैं ना बच्चों, यहाँ पर √7 + x तो भी इसको लिख सकता हूँ ना, इतनी चीजें रिपीट हो रहे हैं तो सेम चीजें तो रिपीट हो रहे हैं, तो √7 + x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, √7 + x का होल स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x² कितना बचेगा, 7 + x, क्लियर है। अब इन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा बच्चों, x² - x - 7 = 0, क्लियर है।
अब देखा जाएगा बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, एक द्विघात है ना, एक चर का द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया है ना। अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। और अब इसको हल करने का बहुत सारी विधि है बच्चों, बहुत सारे मतलब एक गुणनखंड विधि था, सूत्र विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, जिससे इसको आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सूत्र विधि से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब इसको बच्चों यहाँ पर सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 है, ठीक है। ये ठीक है, -7, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको जो हम अब इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे बच्चों ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पास 1 है, तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, सॉरी ए का मान कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस का 1 तो -1 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -7 हो जाएगा। ए बी सी का मान आपने निकाल लिया। और आपको पता है बच्चों, सूत्र विधि का बात करेंगे तो सूत्र बराबर एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सूत्र विधि। तो इस फॉर्मूला में बच्चों ए बी सी का मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मान रख दीजिए। चलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -b। अब b का मान ऑलरेडी माइनस में बच्चों, इसी में बच्चे गलती करते हैं, देखो फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, और जो b का मान है वो भी माइनस में है, ठीक है। तो मान रखते टाइम ध्यान रखिएगा कि बच्चे माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, ठीक है, आंसर फिर गलत आता है। माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब बच्चों -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू कितने बच्चों, प्लस का 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना बच्चों, -7 है, -7 है, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है बच्चों, 2a ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, क्लियर है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या रहते हैं बच्चों तो उत्तर जो है हमेशा सम संख्या में आता है, ठीक है। माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना, 7 चौक 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 मतलब 2, क्लियर। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस 1 और 28 कितना हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो 29 का रूट से बाहर आ सकते क्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं, एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या, क्लियर है। तो x बराबर इतना आ गया बच्चों, क्लियर है। अगर हम धन चिन्ह लेंगे बच्चों, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लेने पर x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये x का मान आता है, ठीक है। आई होप कि प्रश्न क्रमांक 8 आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 cos 67 डिग्री डिवाइड बाई sin 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री डिवाइड बाई cot 50 डिग्री प्लस cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न में देखो हमने सिर्फ 5 स्पेशल एंगल बताया बच्चों, 5 स्पेशल एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 5 स्पेशल एंगल के लिए आपको टेबल बताया था मैंने। ठीक है, टेबल याद करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डेवलप ये ट्रिक भी बताया हूँ। ठीक है, टेबल को बनाने का तरीका। तो बच्चों इस टेबल तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, सभी है ना, मतलब जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उन सभी एंगल के लिए आपको टेबल याद रखना है। ठीक है, अगर इसके अलावा इन 5 एंगल के अलावा कुछ भी और दिया रहता है, कोई भी कोण दिया रहता है, तो उसको क्या करना है, कैसे हल करते हैं बच्चों, है ना, तो उसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होता है, 67 प्लस 23 90 होता है, 40 प्लस 50 90 होता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हल करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अरे कॉस 67 का मान कितना होता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, इसके लिए आपको टेबल प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हल कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 कॉस 67 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि 67 हो जाए, तो 23 बच्चों। ध्यान से देखिए, 90 में अगर मैं 20 इसको 67 को मैं 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साइन 23 को एज इट इज लिखते हैं। अगर अंश को हल कर रहे हो, मतलब है ना, उसको तोड़ रहे हो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो हर को जैसे के वैसे लिखना है। अगर आप हर को तोड़ रहे हो तो अंश को जैसे के वैसे लिखना है। दोनों को ऊपर नीचे को चेंज नहीं करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। क्लियर है, चलिए, माइनस 10 90 माइनस 50 हो जाएगा। हमें 90 में से क्या घटाऊं कि 40 हो जाए भाई, तो 50 घटाना पड़ेगा। क्लियर है, कॉट 50। ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ पर प्लस में क्या है, प्लस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है बच्चों 0। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 0। मैंने आपको 5 फिंगर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, ट्रिक है ना। जैसे कि कॉस के लिए मान ज्ञात करते हैं तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करते हैं, और साइन के लिए मान ज्ञात करने बच्चों तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट बताया था, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं कॉस की बात करूंगा बच्चों, है ना, कॉस 0 की बात करूंगा, ठीक है, सॉरी कॉस 0 का मान यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो फिंगर्स होता है, नंबर ऑफ फिंगर्स जो होता है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फिंगर्स होगा बच्चों, है ना, वो कितना होगा, मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे फिंगर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे कि फिंगर्स में मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। और ठीक है, इस तरह से जैसे हमारे फिंगर्स है बच्चों, ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करूंगा तो ये कॉस का मान निकलेगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करूंगा, तो साइन का मान ज्ञात होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, सॉरी 45 कहाँ चला गया, ठीक, एक मिनट, जो मिडिल फिंगर है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री एंगल बनता है ना बच्चों यहाँ पर। ठीक, तो अंगूठे को हमने ले लिया 90 डिग्री, अब ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पर हम बात करें ये 0 डिग्री की। ठीक है, तो कॉस के लिए बात करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ फिंगर्स कैसे काउंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, कॉस के लिए कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री है, तो कितने फिंगर्स हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, नंबर ऑफ फिंगर्स कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4। ठीक है, डिवाइड बाई 2, और रूट 4 क्या है बच्चों, एक पूर्ण संख्या है जो रूट से बाहर निकल सकता है, कितना हो जाएगा 2, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इसका जो मान होगा cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसे करके मैंने पूरे सभी त्रिकोणमिति का 5 एंगल के लिए टेबल पूरा बनाना सिखाया था बच्चों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है, उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, तो यहाँ पर cos 0 का मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, मैंने 0 लिख दिया था गलती से, ठीक, सॉरी उसके लिए। चलिए,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। साइन कितना हो जाएगा बच्चों, 23, ठीक है, और ये साइन 23 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है ना, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉट थीटा। थीटा मतलब 50 डिग्री, ठीक है, कॉट 50 डिग्री है ना। थीटा की जगह में क्या है बच्चों, 23 है, थीटा की जगह में क्या है बच्चों, 50 है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला आप लिखेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो हमने इन दोनों फार्मूला का यूज किया है, ठीक है। चलिए, साइन से साइन 23 कट जाएगा, कॉट 50 से कॉट 50 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 ऑलरेडी है, ठीक है, -1 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर -1 और +1 कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्लियर है। मतलब जो दिए गए जो त्रिकोणमिति समीकरण है वो उसका हम इसको हल किए तो बच्चों उत्तर कितना आया, 2 आया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक बेलन दिया हुआ है, ठीक, बेलन जिसका ऊंचाई दिया है बच्चों, ऊंचाई दिया है h इक्वल टू कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या है, यहाँ इसका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको दिया करके लिख लेते हैं, हल, ठीक। दिया क्या है बच्चों, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेलन के आधार का व्यास, ठीक है। व्यास मतलब क्या होता है बच्चों, त्रिज्या का दोगुना, ठीक है, मतलब हमें 2r ज्ञात करना है, क्लियर है। हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चों, 2 पाई r h होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर प्रश्न में तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बच्चों वो भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 88, तो 88 दिया है बच्चों, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 88 रख सकते हैं। 2 का 2 रखेंगे बच्चों, पाई का रखेंगे मान हम 22/7 रखेंगे, r का मान हमें नहीं पता, हमें निकालना है, h का मान कितना दिया बच्चों, 14 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44, और r इंटू 2 मतलब 2r, 2r तो हमें ज्ञात करना है ना, तो 2r एज इट इज रखते हैं। ये कितना बच्चों, 88 है, ठीक है। हमें 2r का मान ज्ञात करना है बच्चों, 2r का मान ज्ञात करना है, तो 44 को भाग दे देता हूँ, कितना हो जाएगा बच्चों, 88 भागित 44 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2r, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो 2r बराबर कितना आ गया बच्चों, 2r बराबर आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। 2r को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास बोलते हैं, तो व्यास बराबर आ गया बच्चों 2, सॉरी ठीक, व्यास बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर।
तो यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की निम्न की सारणी में दर्शाया गया है, बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब पहला दिन उन्होंने 4 लीटर पेट्रोल बचाया, दूसरा दिन 3 लीटर, तीसरा दिन 2 लीटर, चौथा दिन 1 लीटर और पांचवा दिन 0 लीटर। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए, बोल रहे हैं। ठीक है, आलेख बनाना है बच्चों। ठीक, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये अपना ओरिजिन है, इसको बोलते हैं 0 0, जिसका मान होता है 0 0। ठीक है, अब यहाँ बच्चों, यहाँ पर जो पैमाना लेंगे, पैमाना है ना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिनों की संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो रहेगा 1 सेंटीमीटर में 1 दिन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और वाई एक्सिस में रहेगा बच्चों बचे हुए पेट्रोलों की संख्या, सॉरी मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, उसको हम वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मात्रा लिख लेते हैं, है ना, मात्रा। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में नंबरिंग कर देते हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक दिन है ना, पहला दिन, ये वाला लाइन है दिन का। ठीक, पहला दिन कितना लीटर पेट्रोल बचा रहा है वो, 4 लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तब यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक, यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं 1 और 4। दूसरा दिन कितना लीटर पेट्रोल बचा रहा है बच्चों, 3 लीटर। दूसरा दिन कितना लीटर बचा रहे हैं, 3 लीटर। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे लाइन को, तो यहाँ पर डॉट मिलेगा। ठीक, तीसरा दिन पेट्रोल कितना बच रहा है, 2 लीटर। तीसरा दिन 2 लीटर पेट्रोल बचा रहे हैं। ठीक है, चौथा दिन 1 लीटर बच रहे हैं। पांचवा दिन 0, तो यहीं पास आएगा बिंदु। ठीक है, ये कितना है, 2 3 है, ये 3 4 है, और सॉरी 3 और 2 है, 3 और 2 है। ठीक है, 3 2, और ये है 4 1। इस बिंदु का नंबरिंग है, एक्स वाई का मान कितना है, 5 0। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों दिन और बचे पेट्रोल की मात्रा के बीच में हमने एक डॉट निकाल दिया। अब इस डॉट को क्या करेंगे बच्चों, उसको मिला देंगे। इसको हम फ्री हैंड से मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो एक तरह से देखेंगे बच्चों, एक सरल रेखा बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आलेख बन के तैयार हो गए बच्चों। दिए गए डाटा के अनुसार हमने आलेख बना दिए। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।